हरे कृष्णा, वेलकम टू अ चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो है हम लोग CUT PG जो हमारा एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करूँगी उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए कवर करा दूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं कोशिश जितना सिलेबस में दिया है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको हम पूरा ध्यान में रखें। बाकी कुछ ज़्यादा होता है वो ठीक है, बट जितना है उतना मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा कवर करा दूँ। लेट्स सी कितना हो पाता है, बिकॉज आई हैव मेनी अदर कमिटमेंट्स, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो स्टार्ट करते से सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्ट क्या बता रहा है, एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना है कि एक्ट क्या चीज है, क्या बता रहा है। एक्ट के अंदर का जो कंटेंट है, ये क्या कंटेंट है, इसको बनाने का क्या पर्पस था, क्यों ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया है। तो ये कुछ चीजें मैं चाहती हूँ जो कि पहले ही क्लियर हो जाए, जिससे कि हम लोग मतलब ज्यादा डीप में जाए, उससे पहले चीजें पता होनी चाहिए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर एक लेमैन की भाषा में बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यही होता है कि दो लोग हैं, उन लोग मतलब दो लोग, या फिर मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में क्या करते हैं कि एक अग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और वो एग्रीमेंट जिससे कि वो जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल होता है। मतलब अगर उसमें से कोई एक पार्टी है, वो किसी कंडीशन को ब्रीच करता है, जैसे मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा PPT है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। मैं PPT है 1000 रुपीज का बेच रही हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पे और आप मुझसे PPT ले रहे हैं, तो मैं आपको PPT दूंगी और आप क्या कहते हैं कि मुझे 1000 रुपीज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम लोग के बीच में। अब कल को क्या होता है कि अगर मान लो मैं आपको PPT नहीं देती, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एनफोर्सिएबल है, आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने जो भी आपका नुकसान हुआ है, या तो आप मुझसे PPT मांगने के लिए कोर्ट में कह सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप कोर्ट से कह सकते हो कि आपको कंपनसेशन दिया जाए, आपका नुकसान हो गया, मे बी आपको कोई क्लास लेनी थी, या जो भी रीजन है। तो मतलब लॉ के थ्रू एनफोर्सिएबल होता है। अब क्या होता है, इससे जो दोनों पार्टीज होती है बाउंड हो जाती है, मैं और आप दोनों बाइंड हो जाएंगे। आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा और मेरे को PPT देना पड़ेगा। मैंने बहुत ही लेमैन के टर्म में समझाया, थोड़ा सा लॉ का भी तड़का लगा है। अब ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको बनाया क्यों गया है, क्या इसका पर्पस है। तो एंसन के अकॉर्डिंग, एंसन को हम लोग बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि हमारा ऑब्वियसली इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, इस वजह से हम लोग जो जूरिस्प्रूडेंस है वही का देखते हैं। तो वहाँ पे सीधी बात ये बोलेगी, जब आप अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, कहीं पे भी उसमें आपकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। कहीं पे भी आपको टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया गया। कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया गया कि आप किस चीज़ को लेके आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर सोचो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताए आपको कि क्या मतलब कौन सी चीजें हैं जिसको आप लेके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, तो कितना बल्कि हो जाएगा एक्ट। CPC CRPC ये सब तो इसके सामने कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली लिमिटिंग प्रिंसिपल्स बताता है। ये बताता है आपको क्या नहीं करना। आप फ्री हैं, आप किसी भी चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। यू आर कंप्लीटली फ्री, वो आपकी लिबर्टी है। लेकिन क्या नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करना होता है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो कि लॉ ने क्लियरली मना कर रखा है, वो नहीं करना, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। कुछ चीजें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं, राइट। तो वो मतलब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है, कुछ ये चीजें बताता है जो नहीं करनी है। देखा जाए तो बड़ा ही नेगेटिव है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे नहीं बताता है, जैसे कि आप लोग कुछ एक्ट्स में देखोगे है ना कि हमारे पास ये राइट है ना, ये सब नहीं बताएगा। ये बेसिकली क्या बताता है कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। बस इतना, बाकी आप लोग फ्री हैं, आपको जो करना है वो करिए, ठीक। उसके बाद क्या तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं समझ आता तो आप ऑब्वियसली बताना। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के, अब हमें ये पता चल गया, यहाँ पे शुरू में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, और फिर बेसिकली ये एक्ट क्यों बना, इसके अंदर मतलब क्या चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, आपको पर्पस समझ आ गया थोड़ा सा। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे डिटेल में जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे ये मतलब एक पूरा एक प्रोसीजर है, हम इसी से शुरू करेंगे पढ़ना। इसमें
पहले प्रपोजल होता है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। प्रपोजल होगा, जैसे मैंने आपको ये प्रपोज किया कि मैं 1000 रुपीज़ में आपको पीपीटी दूंगी। सॉरी मैं बार बार एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट समझाने के लिए ले रही हूँ, ठीक। मैंने प्रपोजल दिया आपके सामने या फिर ऑफर रखा आपके सामने। अच्छा, कहीं कहीं ऑफर लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रपोजल लिखा रहता है कुछ कुछ बुक्स में, तो कंफ्यूज मत होना। बेसिकली जो हमारा इंग्लिश लॉ है उसमें ऑफर वर्ड यूज होता है और हमारे इंडियन लॉ में प्रपोजल वर्ड यूज होता है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना आपको क्या वर्ड प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ, अब आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसे। अब जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। अब जब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो जाता है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। ज्यादा घबराना नहीं कि क्या पहले ऐसे ही आपको बता दिया, मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। अब उसके अंदर कंसिडरेशन मिल जाता है। कंसिडरेशन मतलब क्या कि जैसे मैं एकदम लेमैन के टर्म में बोलूं तो किसी चीज के बदले, जैसे मैं आपको 1000 रुपये, आप मुझे 1000 रुपीज दे रहे हो, तो उसके बदले मैं आपको क्या दे रही हूँ, पीपीटी। आप मुझे 1000 रुपीज दे रहे हो और उसके बदले आप क्या ले रहे हो, पीपीटी। तो आपके लिए कंसिडरेशन हुआ पीपीटी, मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ 1000 रुपीज। तो जब इस प्रॉमिस में हमारा कंसिडरेशन भी मिल जाता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में क्या होता है, जब वो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता है, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि क्या बताता है, वो ये बताता है कि पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। ये कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है तो फाइनली वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन 2H में दे रखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली वो अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसे ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे, शुरू ही हम इससे करने वाले हैं। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप बैंक में जाते हैं, ये इंश्योरेंस वगैरह वाला होता है, जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें बना दी जाती हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ कि पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिया जाता है। अब यहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, जो है आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग में कुछ रूल्स हैं कि बेसिकली जो पार्टी नेगोशिएट नहीं कर सकती उसका कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। तीसरा प्रॉमिसरी एस्टॉपल। तीसरा तरीका क्या है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल्स, मतलब उसमें आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर किए, लेकिन एक बार आपने प्रॉमिस कर लिया तो उसके बाद आप मुकर नहीं सकते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। तो हमारा फोकस सबसे पहले वाले पे होने वाला है और सबसे ज्यादा जो है हमारे डायरेक्ट में इसके ऊपर एम्फेसिस है, बाय अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप ये बात सोचो कि जो शुरुआत के 36 सेक्शंस है ना, 36 सेक्शंस है, वो बताऊँ क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन, मतलब क्या आप लोगों में डीलिंग हुई हो, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो आपको मतलब सोचो 36 सेक्शंस तक यही बात समझाई जा रही है कि किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट बोलना है, किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना है। तो इससे ये बात पता चलती है कि सबसे ज्यादा समझने में समय जो है स्टार्टिंग के ही सेक्शंस लगते हैं, उसके बाद समझ आ गया तो ईजी है। उसके बाद सेक्शन 37 से हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है कि हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना हुआ है। तो मैंने सबसे पहला तरीका आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वो होता है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट जैसे बना के दिया था आप लोगों को। तो इसी चीज को थोड़ा सा और इसी चीज को बस हम थोड़ा इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वही अग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक, मतलब वो एग्रीमेंट जिससे क्या होती है, दोनों पार्टीज बाइंड हो जाती है, दोनों पार्टीज की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। जैसे मैंने पीपीटी वाला एग्जांपल दिया था, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे और मुझे पीपीटी देनी पड़ेगी, ठीक। अगर मतलब कोई भी पार्टी डिनाई करती है तो हमारे पास राइट है कि हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कहानी, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है प्रपोजल। ये कॉन्ट्रैक्ट का इन स्टार्टिंग पॉइंट है, या जिसे हम लोग ऑफर भी बोलते हैं इंग्लिश लॉ में। इसी से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। अब एक बार यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, अब एक एक वर्ड का मैं आपको मतलब बताने वाली हूँ। एक बार मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड करती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हेन वन पर्सन मतलब कोई सर्टेन पर्सन होता है, सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट, मैं इन सब वर्ड्स का मतलब बताऊंगी। किसी दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करता है हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ करने के लिए प्रपोज करता है फिर कुछ ना करने के लिए, लिखा है पे एब्सटेन।
अभी हम देखेंगे ना करना क्या। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और अब्स्टिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। मतलब इस इंटेंशन के साथ कर रहा है, इस व्यू के साथ कर रहा है कि दूसरा वाला जो है वो सामने वाली पार्टी जो है बोले कि वो करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहा। मतलब इस इंटेंशन से बोले कि सामने वाली पार्टी जो उसे एक्सेप्ट करे। ओके, अब थोड़ा और आगे जाओ, उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं उनका आप मतलब समझ जाओ। एक है प्रोमिसर, ठीक, और एक है प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप और मैं वाले एग्जाम्पल से अच्छा आपको चंगू मंगू समझ आएगा। ठीक है, चंगू जो है वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो उसने बहुत सारी कंटेंट बना रखा है। ठीक है, उसके पास बहुत सारा नोट्स है। और मंगू जो है वो रिच है, क्रेजी रिच है, तो उसके पास बहुत पैसा, वो पैसा देके नोट्स ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे ऑफर कौन करेगा? चंगू करेगा। चंगू कह रहा है कि भाई मेरे नोट्स ले लो, मैं बहुत करीब हूँ। मंगू भाई से कहता है, तो मंगू भाई बोलता है ठीक है भाई, 5,000 दे रहा हूँ, ये मुझे ठीक है। ये बोलता है कि भाई मुझे 5,000 की बहुत जरूरत है, मेरे से मेरे नोट्स ले लो। तो मंगू भाई बोलता है ठीक है, मैं 5,000 दे रहा हूँ, मुझे नोट्स दे दो। तो यहाँ पे चंगू भाई क्या हुए? चंगू भाई यहाँ पे प्रॉमिसर हुए या फिर ऑफरर, और मंगू भाई क्या हुए? यहाँ पे प्रॉमिसी या फिर हो गए ऑफरी। ठीक, अब जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं कह रही हूँ बेयरेक्ट खोल लो और वहां से देखो, वहां पे क्या लिखा था? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, यहाँ पे लिखा था ना, आप लोगों ने देखा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट। तो यहाँ पे वन पर्सन का मतलब क्या है? वन पर्सन मतलब क्या होता है? कोई आइडेंटिफिएबल, कोई सर्टेन पर्सन। ठीक, सिग्निफाई मतलब क्या होता है? सिग्निफाई मतलब ये होता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे पार्टी को। मतलब यहाँ पे चंगू भाई जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर चंगू भाई ने मन ही मन सोच लिया कि मैं तो गरीब हूँ और मंगू भाई अमीर है, तो उनको मेरे नोट्स खरीद लेने चाहिए 5,000 रुपए में, तो प्रपोजल थोड़ी हो, ऑफर थोड़ी हो, तो बोलना पड़ेगा ना। तो सिग्निफाई मतलब क्या? कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट किस तौर तरीके से करना है, अब ये आपको आगे पता चलेगा। तो इसके लिए देखो सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये बोलता है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन, जो प्रपोजल है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? किसी एक्ट के थ्रू कर सकते हैं, किसी ओमिशन के थ्रू कर सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कंडक्ट से, और एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे अब एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे चंगू भाई थे हमारे। चंगू भाई ने क्या बोला? चंगू भाई ने बोला कि मेरे पास नोट्स हैं। मंगू भाई को बोला कि देखो भाई मेरे पास नोट्स हैं, मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तो क्या तुम्हें नोट्स लोगे? तो इससे साफ साफ ये बात पता चल रही है कि क्या है, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि चलो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कुछ ऐसे नहीं बोला। उसने बोला कि मुझे इसकी जरूरत है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से इम्प्लाइड हो गया ना। तो मंगू भाई बोलते हैं हाँ हाँ मैं नोट्स लूंगा, तो इससे पता चल गया कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये बताया गया है, बहुत लॉजिकल चीज है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना हर चीज लिख दी गई है, वरना वही बात है, बस उसे लिख दिया गया तो ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अच्छा, ओमिशन वर्ड भी यहाँ पे लिखा है, तो इस ओमिशन वर्ड का क्या मतलब है? ओमिशन वर्ड का मतलब ये है कि सपोज, ओके, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, इस घर पे मान लो मैं क्लासेस लेती हूँ। अब क्या कहते हैं कि बगल में जो है ऑलरेडी पहले से कोई इंसान रहता है जो कि म्यूजिक क्लासेस देता है। अब यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस, मंगू भाई म्यूजिक क्लासेस देते हैं और चंगू भाई यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाते हैं वो। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो मंगू भाई को पता चलता है कि चंगू भाई यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, तो मंगू भाई बहुत रिची रिच थे, तो मंगू भाई क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस नहीं लूंगा, अगर तुम मुझे इतना इतना पैसा दे दोगे, या फिर जो तुम्हारी वहां पे एक जमीन है तो मुझे वो दे दो, वहां पे मैं म्यूजिक क्लासेस ले लूंगा। चंगू भाई गरीब है, लेकिन चंगू भाई की खानदानी जमीन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये एक तरीके से ओमिशन हुआ ना, मना किया ना, उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ओमिशन, कि आई वॉन्ट टेक केयर म्यूजिक क्लासेस। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 3 और सेक्शन 9। अब चलो, अब देखते हैं कि जो ऑफर होता है, ऑफर कैसा होता है। ऑफर जो होता है, यहाँ पे वर्ड लिखा था अनदर, डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, तो यहाँ पे वर्ड लिखा था टू अनदर। अब यहाँ पे अनदर वर्ड का मतलब क्या? अनदर कौन? इससे 2 चीजें पता चलती है। पहली चीज तो ये पता चलती है कि हम खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई और इंसान सामने होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हम या तो किसी एक, मतलब वो ऑफर जो है किसी एक इंसान को कर सकते हैं, या फिर इन जनरल वो कर सकते हैं ऑफर एक इंसान को। जैसे यहाँ पे चंगू था, उसने बोला कि 5,000 रुपए के वो नोट्स देगा, तो अब या तो बस अपने फ्रेंड मंगू को बोल दे,
या फिर वो अपने क्लास में क्लास ग्रुप जो है, जो उसका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें वो जो है वो मैसेज कर दे, उसमें मैसेज कर दे कि आई रियली नीड मनी एंड आई एम वेरी पुअर, ऐसे करके मैसेज कर दे। तो यहाँ पे अगर जो चंगू सिर्फ मंगू को बोल रहा है तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, वो स्पेसिफिकली मंगू को बोल रहा है, बट वो पूरे क्लास को बोल रहा है तो कैसा हो गया, जनरल ऑफर हो गया। ठीक है। अब आगे ये जो जनरल ऑफर, इन सबके रूल्स हैं कि कैसे होता है, इन सबके अपने अपने रूल्स हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक केस देखते हैं। इस केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। यहाँ पे आपको जो है जनरल ऑफर बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी थी, मैं लेमैन के तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ, आप रीड कर सकते हैं सबको। कंपनी थी, एक एक तरीके का इन्फ्लुएंजा बीमारी चल रही थी, तो उन्होंने एक स्मोक बॉल्स बनाया। उन्होंने कहा ना कि इससे, उन लोगों ने अपनी दवाई जो थी उसके पीछे लिख दिया था कि ऐसे ऐसे कंज्यूम करना है, और ये बोला कि जो इस तरीके से कंज्यूम करता है तो उसे इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं, और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसे कुछ पर्टिकुलर, उन लोगों ने पैसा रखवाया था और एक बैंक में भी जमा करवा दिया था, ये दिखाने के लिए कि दे आर रियली सीरियस। तो अब क्या हुआ कि मिसेस कार्लिल जो थी, उन्होंने क्या किया कि जो तरीका बताया गया था उस तरीके से उन्होंने कंज्यूम किया, फिर भी उनको क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो कहती है मुझे पैसे दो। तो फिर उसके बाद ये जो कंपनी वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो था ये जनरल ऑफर था। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि ये हमने आपको थोड़ी बोला था स्पेसिफिकली, है ना, उन लोगों ने मतलब पैसा देने से मना कर दिया, कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि ठीक से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ, हमने आपको आके स्पेसिफिकली थोड़ी कहा था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोर्ट ने ये बोला कि जनरल ऑफर था, ये पूरे वर्ल्ड एट लार्ज को किया गया था। अब जैसे ही हमारी जो मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने क्या किया, जैसे उसको कंज्यूम करना शुरू किया उन बॉल्स को, जो भी प्रोसीजर दे रखा था, जो भी तौर तरीका दे रखा था, तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो कंडीशंस दी रहती हैं, जो भी ऑफर में कुछ कंडीशंस दी रहती है, कोई जनरल ऑफर रहता है, तो अब उसे मान लो जो भी एक्सेप्ट करो, जाके कंपनी को तो फोन करके नहीं बताएगा ना कि भैया हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है, नहीं, वो क्या करते हैं, जो कंडीशन दी रहती है, जो उसे मतलब उसको फुलफिल करते हैं, उसको परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो मिसेस कार्ली ने वैसे ही स्मोक बॉल को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ वो जो कंपनी थी उनको यहाँ पे पैसा देना पड़ा, बस यही बात कही गई थी। एक और चीज, यहाँ पे मैंने जस्टिस का नाम लिखा हुआ है, ये आजकल पता नहीं बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब आजकल नॉर्मल क्वेश्चंस का ज्यादा ट्रेंड नहीं है, तो यही सब चीजें पूछ रहे हैं, तो मैंने कुछ कुछ जगह लिखा हुआ है, आप लोग इसे भी पढ़ते हुए ही चलना, वैसे तो मैं सब बता ही रही हूँ। चलो एनी हाउ, अब जनरल ऑफर जो है वो भी दो तरीके के होते हैं। हाँ, आपने पहले क्या पढ़ा कि जो ये जो हमारा ऑफर है वो स्पेसिफिक होता है और एक होता है जनरल। ठीक है, अब जो हमारा जनरल ऑफर होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है जो कि एक्सेप्टेबल बाय मैनी, जो कि कंटिन्यूइंग इन नेचर होता है। जैसे अभी आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा होगा, कार्लिल वाला जो केस मैंने आपको बताया, उस कार्लिल वाले केस में क्या था कि कोई भी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो होता है जो उसे कंज्यूम करता, मिसेस कार्लिल ही नहीं, कोई भी पर्सन XYZ, चंगू मंगू, कोई भी उसे कंज्यूम करता तो कंपनी से जाके पैसा मांग सकता है। तो एक कंटिन्यूइंग इन नेचर है ना। और इसमें क्या है कि कई लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस ऑफर को, एक्सेप्टेबल बाय मैनी। दूसरा क्या है, एक्सेप्टेबल बाय वन पर्सन। एक्सेप्टेबल बाय वन पर्सन क्या है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप आगे ऐसा केस भी पढ़ोगे। इसमें क्या रहता है कि एक फादर रहते हैं, ठीक है, उनका बेटा खो जाता है, तो हैंडबिल्स इशू करवाते हैं कि उनके बेटे को जो भी ढूंढ के लेके आता है उसे 5 लाख रुपए इनाम देंगे। अब क्या होता है, वो तो कोई एक ही एक्सेप्ट कर पाएगा ना, है कि नहीं, है ना, तो वो कोई एक ही एक्सेप्ट कर पाएगा, तो इट इज एक्सेप्टेबल बाय वन पर्सन, कंटिन्यूइंग इन नेचर नहीं है। बेटा मिल गया तो वो हैंडबिल किसी काम का नहीं है, वो ऑफर खत्म हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो एक होता है एक्सेप्टेबल बाय मैनी और एक होता है एक्सेप्टेबल बाय वन पर्सन। आई होप आप लोग को ये समझ आ चुका है। अब यहाँ पे जो मैं जनरल ऑफर बता रही हूँ ना, यहाँ पे सेक्शन 8 में इसके बारे में लिखा गया। स्पेसिफिकली एक एक सेक्शन करके आप पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, ऐसे ही याद होगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने BLLB कर लिया, तो इतना तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इस तरीके से सेक्शन याद होते हैं। तो यही बेसिकली वो केस था जो मैंने बताया था कि बच्चा खो गया था, तो ये हरभजन लाल वाला हमारा केस था, हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण। तो इसी केस में ही बात जो मैंने आपको बताया सेम वैसा ही था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सपोज मैंने जनरल ऑफर रखा है, मैंने जनरल ऑफर ये रखा है कि सपोज मैंने ये बोल दिया कि कोई एग्जाम है,
मैंने बोल दिया है कि जो इसकी जो भी मेरे को इसका पहले एकदम प्रॉपर जो सही वाली आंसर की है, जो मुझे वो दे देगा आंसर की, तो मैं उसे इतना पैसा दूँगी, मैंने ऑफ़र किया है। तो अब आके मुझे कोई एक आके वो दे देता है ना? मैंने बोला कि कोई भी आके मुझे एक प्रॉपर आंसर की दे देते हैं और मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आके मुझे कोई भी अगर वो आके ऑफ़र मतलब वो आके मेरे को आंसर की दे देता है, तो वहीं पे क्या होता है वो जनरल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? ये होता है हमारा थ्योरी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये कहता है कि अ, अगर कोई एक इंसान सही इन्फॉर्मेशन लाके दे देता है, जैसे यहाँ पे सही आंसर की, तो अपने आप जो जनरल ऑफ़र रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमने भी ऊपर वाला केस पढ़ा था ना, हरभजन लाल केस, जैसे ही बच्चा मिल गया तो क्या हुआ? बच्चा मिल गया तो ख़त्म हो गया, वो जो ऑफ़र था वो रिट्रैक्ट हो गया वापस से। फिर हमारे पास एक और केस है लैंगस्टर वर्सेस वॉल्श। इसमें क्या हुआ था कि इसमें भी यही थ्योरी की बात करी गई थी कि कोई भी इंसान जो पहले इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, पहला इन्फॉर्मेंट जो था उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जनरल ऑफर क्या हो जाता है? खत्म। ठीक है, तो ये इससे हमारा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया कि सब दिमाग में खत्म हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब जब हम ऑफर की बात कर रहे हैं तो ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटर ऑफर, एक होता है क्रॉस ऑफर। ये क्या होता है? मैं देखो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में कर करके बताऊं कि आपको समझ आए, और नहीं तो कोई और तरीका भी आपको समझ आता प्लीज बताना, मैं अकॉर्डिंगली ट्राई करूंगी। चलो काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर क्या होता है, इसमें इसे मिरर रूल भी बोलते हैं 7-1 में। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझना। अब क्या होता है कि चंगू मंगू आ जाते हैं, चंगू मंगू ऑन द फील्ड। चंगू बोलता है कि मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, मैं अपना पीपीटी दूंगा तो मुझे 5,000 रुपए दे देना। ठीक, अब यहाँ पे मंगू बोलता है, कहता है कि भाई देख मैं बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन तेरी पीपीटी इतनी भी लायक नहीं है कि मैं 5,000 रुपये दूँ, मैं खाली 2,000 रुपये दूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो चंगू ने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था 5,000 रुपये वालों, खत्म। अब यहाँ पे जो मंगू बोल रहा है ना कि 2,000 में लूंगा, मंगू यहाँ पे नया ऑफर दे रहा है, चंगू का ऑफर खत्म। जैसे मंगू ने बोला ना नहीं भैया मैं 5,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं 2,000 रुपये दूंगा, उसी मूवमेंट पे चंगू का ऑफर क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट, खत्म। अब यहाँ से मंगू नया ऑफर कर रहा है। तो काउंटर ऑफर समझने का पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज घुमा फिरा के यहाँ पे जाती है कि पार्टीज जो है बाइंड है या नहीं, उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है या नहीं, हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं, अगर कोई हमारे राइट्स मतलब ब्रीच होता है या फिर कंडीशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रहती है वो फुलफिल नहीं होती, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? अपना ग्रीवेंस लेके क्या कोर्ट जा सकते हैं? पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अब यहाँ पे जब वो मंगू बोल रहा है क्या कहते हैं कि 2,000 रुपये, और चंगू जो रहता है 2,000 रुपये उसने बोले, तो मंगू बोलता है कि भाई 2,000 रुपये दे रहा हूँ, तो चंगू बोलता है नहीं 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 2,000 में बात नहीं बनेगी। तो मंगू बोलता है कि अच्छा चल तू एक काम कर, चल मैं तुझे 5,000 रुपये दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम आ रहा है, मुझे नोट्स की जरूरत है ही। अब यहाँ पे चंगू जो रहता है मना कर देता है क्योंकि चंगू का ईगो आ जाता है। उसके बाद मंगू कहता है कि अच्छा अभी तो इसने बोला था कि 5,000 रुपये में दे देगा, इसने तो ऑफर किया था, अब पलट कैसे सकता है, मुकर कैसे सकता है बात से, अब इसे मानना पड़ेगा। नहीं, अब चंगू बाउंड नहीं है क्योंकि वो ऑफर उसी समय खत्म हो गया था जब मंगू ने बोला नहीं भैया 2,000 रुपया दूंगा, उसी मूवमेंट पे खत्म हो गया। तो यही है काउंटर ऑफर। आई होप आपको समझ आ गया। कहने का मतलब ये है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर चंगू ने बोला 5,000 रुपया तो मंगू को 5,000 रुपया में ही मानना था, ठीक, बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। और जो काउंटर ऑफर होता है, जैसे मंगू ने बोला 2,000 रुपये, तो ये क्या हो गया? फ्रेश ऑफर हो गया। अब यहाँ पे मंगू ऑफरर बन जाता है, पहले ऑफरर कौन था? चंगू था ऑफरर, बट यहाँ पे मंगू ऑफरर बन जाता है। अब हमारे पास एक केस है हाइड वर्सेस रेंच का, इसमें भी यही कहानी हुई थी, बट आप केस का जरा नाम ध्यान रखना कि हाइड वर्सेस रेंच। चंगू मंगू मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें कोई और चीज थी और पैसा अलग था इसमें, बट ठीक है, और सेम बात थी। तो यहाँ पे जो ये था कि ए ने बोला कि एक कोई फार्म था 1,000 पाउंड का बेच दो, तो बी ने मना कर दिया, उसने बोला नहीं 950 दूंगा। तो फिर बी ने बोला अच्छा चलो ठीक है 1,000 रुपये ले लो, मुझे उसकी ज़रूरत है, बट ए नहीं माना, तो बी ने एक अगेंस्ट केस कर दिया। बोला गया कि इसने तो ऑफर किया था ना, तो अब ये तो बाउंड है, पर बोला गया कि नहीं ये बाउंड नहीं है। बाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, 950 बोला, तो ऑफर खत्म हो गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर समझ आ गया। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है? ये क्या होता है कि जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर करते हैं एक दूसरे को, सेम ऑफर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस है।
क्या मतलब? चंगू मंगू ऑन द फील्ड। चंगू बोलता है और चंगू वही अपना पीपीटी लेके आता है। चंगू इसको व्हाट्सएप करता है। चलो व्हाट्सएप पे तो अब साफ साफ पता चल जाता है। ये थोड़ा जो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्टेड पहले का टाइम का है। तो जैसे अभी तो चीज़ें व्हाट्सएप हो जाती है, सब इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जैसे पहले लेटर वगैरह इन सब का मतलब वो था ना चलन, तो यहाँ पे मान लो पहले के टाइम में आ जाते हैं। अब चंगू 90s के टाइम के हो गए, तो चंगू यहाँ पे क्या करता है, लेटर लिखता है मंगू को कि 5,000 का मेरा नोट्स लो, पीपीटी नहीं देगा नोट्स देगा। तो चंगू मंगू को लिखता है 5,000 का मेरे नोट्स लो, और वहां से मंगू भी लेटर लिखता है कि मुझे अपने नोट्स दे दो, मैं उसके लिए 5,000 रुपये दे दूंगा। तो दोनों के जो दोनों का ये जो प्रपोजल है क्या सेम ही तो है। ये भी कह रहा है कि 5,000 रुपये दे दो, ये भी कह रहा है 5,000 रुपये ले लो। तो यहाँ पे किसका मतलब क्या, ये एक्सेप्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या, दोनों चंगू मंगू बाउंड हो गए। चंगू को अब 5,000 में देना ही पड़ेगा, चंगू को मतलब अब नोट्स देना ही पड़ेगा, अब मंगू को 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज सेम टर्म्स एंड कंडीशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट हो गया। एकदम ऐसा ही हमारा एक केस है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रही हूँ। तो केस का नाम है टिन वर्सेस हॉफमैन। ये बहुत ही ओजी केसेस, लैंडमार्क केसेस, तो ये लैंडमार्क केसेस है टिन वर्सेस हॉफमैन। तो इसमें भी यही हुआ था, सेम सेम चीजें लिखी हुई थी। तो ये बोला गया था कि क्रॉस ऑफर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये एक्सेप्टेंस नहीं था, और कोई पार्टी बाउंड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ऑफर जब होता है ना, ऑफर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, होता है एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर तो कर दिया, जब तक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती ना तब तक चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्टेंस। अभी हम एक्सेप्टेंस नहीं पढ़ रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रही थी। अब आपने ऑफर में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, एक और चीज़ पढ़ लो इन्विटेशन टू ऑफर, इससे भी बहुत सवाल आता है। ये ऑफर से पहले होता है इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे आप लोग देखते हो ना, मेन्यू लगा रहता है या कैटलॉग रहता है, या आप देखते हो जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें ऊपर प्राइजेस लगे रहते हैं। तो जो प्राइजेस वगैरह लगे रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उतने रुपए का ही दे दिया जाएगा। सपोज आपने कोई कपड़ा देखा है ना, और वहां पे लिखा है कि इतने रुपए का देंगे, बहुत तगड़ा उन लोगों का कोई भी सेल था, और 90% छूट के बाद भी उनका 10,000 रुपये का सामान था, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब जब आप जाते हो, मान लो आप उसे खरीदने जाते हो, और आपको दुकानदार जो रहता है, जो बिलिंग पे जो इंसान बैठा रहता है, जो बिलिंग कर रहा होता है, वो बोलता है नहीं नहीं सर 10,000 नहीं, ऑफर इस पे अप्लीकेबल नहीं है। ऑफर तब अप्लीकेबल होगा जब ये वाला कंडीशन, ये वो अपनी कहानी शुरू करने लग गया। आप लोग इतना डेप्थ में मत जाना, बस ये है कि वो मना कर देता है कि 10,000 रुपये का नहीं दूंगा, ठीक। अब जब वो 10,000 रुपये का नहीं दे रहा, तो अब आप सू नहीं कर सकते कि अरे इन्होंने तो 10,000 रुपये लिखा था, इनका तो ऑफर था, ये मना कैसे कर सकते हैं। नहीं, इनका इनविटेशन टू ऑफर था, मतलब वो आपको बुला रहे हैं कि आप ऑफर रखो हमारे सामने। समझ आया? वो ये नहीं बोल रहे कि वो उनकी तरफ से ऑफर नहीं, वो आपको बुला रहे हैं कि आप ऑफर करिए, आप एक्सेप्टेंस करिए। ये चीज़ है। जैसे मेन्यू कार्ड, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक, एडवर्टीजमेंट है किसी कंसर्ट के लिए, इसमें आपको बुलाया जा रहा है कि आप आइए और आप करिए, मतलब आप ऑफर करिए। उसके बाद फिर एक और चीज़ है, जैसे एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी का। इस केस में क्या हुआ कि किसी ने ये एक लेटर लिखा, ठीक है, लेटर लिखा, और प्लेंटिफ ने लेटर लिखा, बोला कि क्या तुम हमको बम्पर हॉल पेन बेचोगे और उसका लोवेस्ट कैश प्राइस बता दो। तो लोवेस्ट कैश प्राइस जो डिफेंडेंट ने लिखा कि जो लोवेस्ट कैश प्राइस है वो 900 पाउंड्स है। तो प्लेंटिफ ने बोला कि ठीक है हम खरीदेंगे। तो डिफेंडेंट मना कर देता बेचने से। तो फिर उसके बाद प्लेंटिफ बोलता है कि अरे क्यों, ये तो इन्होंने बोला था। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बना भैया, उन्होंने ये थोड़ी बोला कि हाँ हाँ हम सेल करेंगे, उन्होंने तो जस्ट आपको मतलब प्राइस बताया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो मेयर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफर नहीं होता है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, मेयर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। यहाँ पे आपको और केसेस देखने को मिल सकते हैं। मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, इसमें भी सेम ही बात बोली गई थी कि मेयर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, वो जो मैंने मॉल वाला एग्जांपल दिया था ना, वैसे से मतलब एक दवाई की दुकान थी, है ना, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि सेल्फ सर्विस शॉप कोई है वहाँ पे, मतलब वो सेल्फ सर्विस शॉप थी, मतलब आप जाओगे और जो भी आपको उठा के लेके आना है, शेल्फ में से चीज़ें रखी हैं आप लेके आ जाओ, उस पर प्राइस अटैच है। तो इसका मतलब ये अगर आप जाओगे तो जो बिलिंग वाला इंसान है मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफर नहीं था, ये क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर था। तो उसके पास पूरा मतलब पूरा राइट है मना करने का। ऑफर तो आप कर रहे हो ना, अब आपने वहाँ पे देखा इतने रुपए का है, आपने देखा कि 500 रुपये का, तो अब आप जाके उसे बोल रहे हो। समझ आए? इसके फैक्ट्स वैसे कुछ और थे, बट जस्ट मैंने आपको ये बता दिया, फैक्ट्स इतना मतलब नहीं है।
और अच्छा यहाँ पे जब आपने डेफिनेशन देखा तो यहाँ पे वर्ड एब्सटेन यूज होगा। ये एक एक वर्ड का मैंने मतलब यहाँ पे बताया, अपने बेयरक्ट में लिख लेना। और आई कांट चेक, बट अगर इनकेस आप अपने बेयरक्ट में लिखते हो, वैसे नोट्स बनाते हो, तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो एब्सटेन मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ काम ही करोगे, कभी कभी कुछ नहीं करना भी जो है वो माना जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया कि म्यूज़िक क्लास बगल में, मेरे यहाँ पे कोई क्लास ले रहा है और बगल में म्यूज़िक क्लास खुल रही है, तो वो म्यूज़िक क्लास लेना बंद कर देता है। यहाँ पे जो असेंट है ना, असेंट का मतलब क्या है कि मैं इस इंटेंशन के साथ प्रपोजल कर रही हूँ कि हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। ठीक है, अब ये प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? अब आप सोचेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं, या फिर आमने सामने पार्टीज बैठ के कम्युनिकेट कर लेते हैं, मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन है। मैसेज पहुंचाने में आजकल ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्टीज बाउंड हो जाते हैं उसी मोमेंट पे, क्योंकि दोनों पार्टी को तभी तभी पता चल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना, पहले अलग अलग मीन्स थे चीज़ों को कम्युनिकेट करने का। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी हमेशा हर चीज़ एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, और भी तरीके हैं। तो एक मैं केस यहाँ पे है हमारे पास, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो सपोज क्या कहते हैं, मैं आपको केस का मतलब थोड़ा सा फैक्ट समझा देती हूँ समझाने के लिए आपको, कि एक बच्चा खो जाता है। ठीक है, बच्चा खो जाता है और क्या होता है कि एक हैंडबिल भी इशू किया गया था कि जो बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसे इतना इतना पैसा मिलेगा। अब जो सर्वेंट रहता है वो जाके बच्चे को ढूंढ के लेके आ जाता है। सर्वेंट जो ढूंढ के लेके आ जाता है उसे पता चलता है कि ऐसा ऐसा हैंडबिल इशू हुआ था, और जो है उसको अब उतना पैसा मिलना चाहिए। मान लो 5 लाख रुपए, मैं एग्जैक्ट पैसा नहीं बता रही, बट मैं मतलब कुछ अमाउंट था, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 5 लाख रुपए। तो यहाँ इससे मतलब नहीं है, बस आपको मेन मैटर जानने से मतलब है। तो अब क्या, सर्वेंट बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए दो। तो ये बोला गया कि जो सर्वेंट को इस बात का नॉलेज ही नहीं था, उस ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, तो क्लेम कैसे कर सकता है? अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑफर है तो आप क्लेम कैसे करेंगे? क्लेम नहीं ना कर सकते, यही बात कही गई थी, डेट सेट, और कुछ नहीं कहा गया था। तो ऑफर नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज की पता होना चाहिए। कोई चीज आप कब एक्सेप्ट करोगे? जब आपको पता होगा ना। तो यहाँ पे इसी का जो कम्युनिकेशन है, प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन का, इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, पहले इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं था। तो हमारे पास 2 तरीके के रूल्स थे, एक था हमारे पास इंस्टेंटेनियस रूल और एक था हमारे पास नॉन इंस्टेंटेनियस रूल। नॉन इंस्टेंटेनियस रूल मतलब पार्टीज इंटर एब्सेंटीज, मतलब पार्टीज आमने सामने नहीं होती, इधर मतलब मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है। मैंने अब दिया, अब मे बी उस दूसरी पार्टी के पास समय बाद पहुंचती है। ये नहीं कि मैंने अभी ऑफर दिया और अभी उसने सुन लिया, दूसरी पार्टी को अभी इस चीज़ की नॉलेज हो गई, नहीं। बट वहीं पे अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में देखें तो यहाँ पे जो कि टेलीफोन रूल, यहाँ पे आमने सामने पार्टीज रहती हैं, या फिर मतलब पार्टीज इंटरप्रेजेंटेज, उन लोगों को बात सुनाई दे रही है। मतलब मैंने अगर अभी ऑफर किया तो वो अभी सुन सकता है, अभी उसके नॉलेज में चीज जा सकती है। तो फोन पे हम बात करें, आमने सामने बैठे, मतलब कोई जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, मैं अगर बोल रही हूँ तो आप उसी समय सुन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे चंगू ने 5,000 रुपए का प्रपोजल दिया, तो आमने सामने तो चंगू मंगू है, क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस रूल हो गया। अब आपको समझना जरूरी क्यों है, अब आप सोचोगे कि ये हमें क्यों जानना है कि कब ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, ये सब जानना इस वजह से जरूरी है ना। अगर हमें ये पता रहेगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ, तो तभी तो पार्टीज बाउंड होंगी ना, तभी तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज होगा ना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जब ब्रीच हो तो उसको मतलब उसके राइट्स दिलाए जा सके, उसका जो भी नुकसान है उसे दिया जा सके, मतलब जो भी रेमेडीज है उसे रेमेडीज मिल सके, ऐसे ही कोई किसी को धोखा देके ना चला जाए, यही चीज है ना। तो ये बस इतना ध्यान रखो कि पर्पस क्या है किसी व्यक्ति का, उसी के इर्द गिर्द सब चीजें घूमती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक जो प्रपोजल है वो कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टर सुन लेता है। तो मान लो अगर आप मेरे सामने बैठो, मैं या चंगू मंगू क्लास में बैठे हुए थे, तो क्या हुआ, जब चंगू ने बोला कि 5,000 रुपए का अपना नोट्स दूंगा, ठीक, तो इसी मोमेंट क्या हुआ, प्रपोजल कंप्लीट होगा, क्योंकि मंगू ने उसी पॉइंट पे सुन लिया। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब प्रपोजर सुन लेता है। जैसे ही मंगू कहेगा कि मैं 5,000 रुपए में नोट्स लेके ने तैयार हूँ, जैसे ये बात चंगू को पता चलती है तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो जो बात चंगू ने बोली थी, जो ऑफर चंगू ने दिया था, मतलब जब यहाँ पे ऑफरर चंगू था, वो जब बताता है इसको मंगू को, और मंगू सुन लेता है, मंगू के नॉलेज में आ जाता है, तो क्या हुआ, हमारा प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट।
अब जैसे ही मंगू बोलता है ये बात कि मैं तैयार हूँ 5,000 रुपये में लेने के लिए, और ये बात कौन सुन लेता है? चंगू। चंगू के नॉलेज में आ जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ठीक, उसके बाद अब ये रीजन, अब आप अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं ये सब बता रही हूँ। अगर हमें ये पता चल, जहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, जिस जगह पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है उसी जगह को हम लोग बोलते हैं कि वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो सपोज ये जो दोनों हैं ये लोग दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस सुनी जाती है। यानी कि यहाँ पे चंगू ने कहाँ पे सुना? चंगू ने दिल्ली में सुना, दोनों आमने सामने ही बैठे हैं ना। तो हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हर एक चीज का मतलब है। हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से पता होना चाहिए कि कल को जब कोई केस वेस फाइल करना होगा, सू करना होगा, तो कहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा, ऐसे ही ना पता लगेगा। चलो अब आ जाते हैं नॉन इंस्टेंटेनियस रूल में। यहाँ पे क्या कहते हैं कि गैप होता है कम्युनिकेशन में। मैंने बोला अब होता है, बात तब बाद में गई होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अब यहाँ पे भी अब आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। यहाँ पे सपोज एक दिल्ली में है कोई और एक कोई कोलकाता में है, ठीक है। अब यहाँ पे चंगू जो है दिल्ली में है और मंगू कोलकाता में है। तो चंगू जो है वो लिखता है कि लेटर लिखता है कि 5,000 रुपये में मैं अपने नोट्स दूंगा। अब जो है यहाँ पे जैसे ही वो लेटर पहुंच जाता है किसके पास? मंगू के पास, कोलकाता पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमारा चंगू बाउंड हो जाता है। इससे पहले चंगू बाउंड नहीं हुआ था जब तक लेटर नहीं पहुंचा था। मान लो 4 जनवरी को लेटर भेजा था चंगू ने, ठीक, और अभी वो लेटर जो है पहुंचा नहीं है, तो अब तक बाउंड नहीं हुआ। लेकिन 10 जनवरी को जब लेटर पहुंच गया मंगू के पास तो चंगू बाउंड हो चुका है। अब उसे 5,000 के अपने नोट्स सेल करने ही होंगे। लेकिन अगर सपोज क्या कहते हैं कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, अगर चंगू चाहे 10 जनवरी से पहले कोई और तरीका इस्तेमाल करके मना कर सकता है, अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। स्पीड पोस्ट भेज दे और कहे कि मेरा कोई ऐसा ऑफर नहीं है, पहले ही मना कर देगा, और वो 10 जनवरी से पहले पहुंच जाएगा तो चंगू बाउंड नहीं होगा। लेकिन एक बारी ये मंगू के नॉलेज में आ गया तो चंगू बाउंड हो गया। मैंने यहाँ पे बोला ना कि 10 जनवरी से पहले वो चाहे तो रिवोक कर सकता है, या फिर मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि जब तक मंगू लेटर नहीं पोस्ट करता कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ तब तक वो चाहे तो रिवोक कर सकते हैं। तो ये मतलब जनरल लॉजिक वाली बात है, ऐसे तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत कॉमन सेंस है कि उसके पास पूरा मौका है वो रिवोक करने का जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। एक्सेप्ट कर लेगा फिर तो बाउंड हो जाएगा ना। 10 जनवरी मेरे कहने का मतलब ये था, कंफ्यूज मत हो जाना। 10 जनवरी मैं इस वजह से कह रही थी क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मंगू जो है भाई उसको बहुत जल्दी है पढ़ने की, तो 10 जनवरी को ही वो लेटर भेज रहा है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस वजह से मैंने 10 जनवरी वर्ड यूज़ किया है। चलो अब यहाँ पे एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, मंगू कब बाउंड होगा। चंगू तो हमें पता चल गया कि कब बाउंड होगा, लेकिन मंगू कब बाउंड होगा? मंगू तब बाउंड होगा जब उसने वो जो लेटर भेजा है ना, जो उसने लेटर लिखा 10 जनवरी को जो उसने लेटर भेजा था, जब वो चंगू के पास पहुंच जाता है, चंगू के नॉलेज में आ जाता है, तब मंगू बाउंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे चंगू कब बाउंड होता है? चंगू तब बाउंड होगा जब तक मंगू उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब मंगू जब तक लेटर नहीं डालता। इससे मतलब नहीं है कि लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं है ना, बस ये है जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं डाल देता, बस वो पोस्ट कर दे, पहुंचे ना पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, चंगू बाउंड हो जाएगा। मंगू कब बाउंड होगा? मंगू तभी बाउंड होगा जब उसने जो लेटर डाला है ना वो जब तक चंगू के पास पहुंच नहीं जाता। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वही होता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस डाली गई है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया गया है। क्या लिखा है इसे रीड करो। यहाँ पे लिखा है कि वेयर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कहाँ पे? मंगू कहाँ पे रहता है? मंगू कोलकाता में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो कहाँ से पोस्ट किया गया? वही जो है हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब क्या तरीके होते हैं? अब तो हमने देख लिया कि प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट करना है। अब क्या तरीका है उसे रिवोक करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि कैसे एक्सेप्ट होगा और कैसे पार्टीज बाउंड होंगी, लेकिन क्या तरीका है उसे रिवोक करने का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिवोक करने के लिए सेक्शन 6 में दे रखा है,
रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का। 4 तरीके हमारे पास। पहले या तो कम्युनिकेट कर दो, साफ-साफ बोल दो, कोई झमेला ही मत रखो। जैसे मैंने उसमें बताया था कि पार्टी जो है पहले ही बोल दो, एक्सेप्ट करो उससे पहले ही बोल दे कि नहीं, नहीं मैं अपना ऑफ़र वापस ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न पे नहीं जाते। दूसरा क्या है, बाय लैप्स ऑफ टाइम और रीज़नेबल टाइम। जैसे मैंने आपको ऑफ़र दिया, जैसे नोट्स बेचने का मैंने आपको ऑफ़र दिया, एग्ज़ाम जो है वो 10 दिन बाद से है और आपने 10 दिन के अंदर नहीं एक्सेप्ट किया, तो मैं यही ना मान के चलूँगी कि आपने नहीं एक्सेप्ट किया, तो ऑफ़र क्या हो जाता है, ऑब्वियसली रिवोक हो जाता है। तीसरा है हमारे पास बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। इसमें ये था, मैंने बोला था ना कि अगर क्या कहते हैं कि 12th में अगर आप 80% लेके आओगे, एक बहुत लेमैन्स एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, बस कंडीशन प्रेसिडेंट समझा रही हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मैंने मतलब कुछ पहले कंडीशन लगा रखी है और अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो ऑब्वियसली जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर 12th में 80% लेके आते हो तो जो है मैं तुमको ये घर दूंगी, गाड़ी दूंगी, ऐसे ऐसे करके हम लोग मतलब कुछ भी मैंने कंडीशन लगा रखी है। लेकिन वो बच्चा 10वीं तो उससे हो नहीं रही थी पास, 10वीं का तो पॉलिटेक्निक कर लेता है। तो आपने तो पहले 12th पढ़ाई नहीं। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, मैं सभी समझाना नहीं चाहती, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहले से कोई कंडीशन लगा रखी है, वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो ऑब्वियसली ऑफर जो है रिवोक हो जाएगा अपने आप। अगला क्या है, डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। मतलब सपोज यहाँ पे चंगू ने बोला था 5,000 में अपने नोट्स देगा और आप क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि चंगू जो है बेचारा वो मर जाता है, तो अब चंगू रहेगा नहीं तो नोट्स कैसे बनेगा। तो बस तो यहाँ पे क्या होता है, अपने आप रिवोक हो जाता है ऑफर। तो यहाँ पे हमारी ऑफर की कहानी खत्म हुई। आई होप आप लोग को क्लियर था। अभी तक सेक्शन 2A था ये, बट आपने बहुत सारे इसके थ्रू सेक्शंस पढ़ लिए, राइट। आपने सेक्शन 3 देखा, 4 देखा, 6 देखा, 9 देखा, 8 देखा, मतलब बहुत सारे आपने सेक्शंस देखे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा सेम है, मतलब ऑफर काफ़ी बड़ा था, एक्सेप्टेंस बस समझ लो 3-4 स्लाइड्स में आपका एक्सेप्टेंस समझ आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है। ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये ना होना तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सेप्टेंस, एंसन एक चीज़ बोलता है कि एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है ना, ये एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर वाटर लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब एक बार एक्सेप्ट हो गया ना तो उसका वापस नहीं मुड़ा जा सकता। एक बार किसी ने ऑफर रखा, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो है वापस नहीं मुड़ा जा सकता। अब दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, दोनों पार्टी बाइंड हो जाती है, दोनों पार्टी के मतलब ऑब्लिगेशन अराइज हो जाते हैं। नो गोइंग बैक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नो टर्निंग बैक, नो लुकिंग बैक। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा भी जाता है, आया भी है पेपर में। बट अब तो मैंने आपको बताया कि अब क्या है कि अब थोड़ा उलूल जुलूल चीज़ें पूछने का ट्रेंड बढ़ रहा है कुछ समय से, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ओवर द टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट तो इतनी बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया है, सब तो पूछेंगे ही नहीं। तो एक बार जो प्रपोजल जो रहता है, मैंने भी आपको प्रपोजल बताया था, जैसे ही यहाँ पे जैसे चंगू ने 5,000 रुपये का प्रपोजल दिया था, और जब मंगू एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो नोट्स जो है 5,000 में खरीदेगा, क्या बन जाता है, प्रॉमिस। चंगू मंगू के बीच का क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। जब यहाँ पे एक चीज़ देखना, आप लोगों ने, जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बताया था ना, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अग्रीमेंट बनने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, क्या लिखा है, पर्सन टू हुम, मतलब यहाँ पे किसको प्रपोजल, मंगू को प्रपोजल किया गया है। सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेंस कौन करेगा, मंगू ही करेगा। मंगू का कोई भाई होगा टेंगो, वो नहीं कर सकता है, टेंगो चेंगो वो लोग नहीं करेंगे, मंगू ही करेगा, क्लियरली लिखा है। मैं भी आपको और डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस डेफिनेशन में सबसे पहले यही बता दिया कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन करता है, जिसको प्रपोजल दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। और ये लिखा गया कि एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। यहाँ पे देखो सेक्शन 3 का भी लिखा गया है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी। तो वही है कि आप बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस लगना चाहिए कि हाँ ये इंसान जो है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहा है। आप मतलब कोई चीज़ कर सकते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक्सेप्टेंस का, जैसे म्यूजिक क्लास वाला एग्जांपल देते हैं, वो म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर देता है। यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है ना, और उधर वो म्यूजिक क्लासेस ले रहा था, तो मैंने उससे बोला कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, प्लीज डोंट टेक केयर म्यूजिक क्लासेस। तो म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड इट, समझ आया। अब ये कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है, जो आपने पढ़ा था ना ऑफर, वही सेम तरीका है, उन्हीं सेक्शंस में तरीका दे रखा है कि हम एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, या फिर कंडक्ट से कर सकते हो।
एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो आके क्लियरली बोलो या फिर आपके एक्शन से लगना चाहिए। जैसे उसने क्लासेस लेना बंद कर दिया तो एक्शन से साफ साफ क्लियर था। अच्छा, एक और चीज़ है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस का। मन में आपने सोच लिया कि अच्छा ऑफर है ना, और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि टेलीपैथी नहीं आती है, कोई पता मतलब किसी को पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास केसेस भी हैं। केस है हमारे पास भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। इसमें बोला गया था कि अग्रीमेंट जो है एक मेयर स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उससे बात नहीं बनेगी। आपको बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। मतलब इफ यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये नहीं कि आप जो है मन में सोच लिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जो था प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया था, मतलब एक्सप्रेसली कम्युनिकेट नहीं किया गया था। सॉरी, मैं प्रॉपरली वर्ड यूज़ करना चाहती थी, मैं एक्सप्रेसली वर्ड यूज़ करना चाहती थी, मतलब साफ साफ नहीं बोला गया था। लेकिन जो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। जैसे मैंने बोला म्यूजिक क्लास, उस इंसान ने आके मुझसे बोला नहीं है कि मैं म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर दूंगा, बट उसने क्या किया, म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली आई एम बाउंड, मुझे उसको जितना मैंने पैसा प्रॉमिस किया मुझे देना पड़ेगा। अगली चीज़ जो है, बस 2 चीज़ें और हैं, कुछ नहीं है, एकदम सेम ऑफर जैसा ही है, इससे एक्सेप्टेंस समझने में टाइम नहीं लगेगा। अब एक्सेप्टेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बोला है, मिरर रूल आपने पढ़ा ना, कि अगर चंगू जो है 5,000 रुपये के लिए बोल रहा है नोट्स देगा, तो मंगू को 5,000 रुपये में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मंगू बोलता है नहीं 2,000 रुपये, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है काउंटर ऑफर, वहीं पे ऑफर जो रहता है वो खत्म हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है। फिर 7 के 2 में क्या लिखा है कि एक्सेप्टेंस जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए। सपोज क्या कहते हैं कि जो पार्टीज हैं उन लोगों ने आपस में कोई मैनर मतलब कुछ तरीका सेट किया होगा, किसी तरीके से, जो अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो इसी तरीके से बता देना, मतलब व्हाट्सएप कर देना या मेल कर देना, जो भी तरीका बता रखा है। अब जो दूसरी पार्टी है वो उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करती है, तो वैसे तो आइडियली कर देना चाहिए, बट अगर नहीं करते तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा। अब वो व्हाट्सएप ना करके टेलीग्राम ऐप से कर देती है, मैसेंजर ऐप से कर देती है, इंस्टा पे कर देती है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट मतलब इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी। अब यहाँ पे हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस खत्म हुआ, तो हम लोगों को 2A पूरा समझ आ गया, 2B पूरा समझ आ गया, 2C पूरा समझ आ गया। अब हम अगले वीडियो में कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने इसमें कंसिडरेशन नहीं ऐड किया, और आपको पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक लगेगा ना। जो चीज़ें धीरे धीरे काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता, जो चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म होती है ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस एनी डाउट, एनी फीडबैक, प्लीज़ डू टेल अस, बिकॉज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड। और यही सब चीज़ें जो कि इनकरेज करता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, या आपको कोई हेल्प चाहिए एग्जाम से प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो कैन डेफिनेटली DM अस ऑन इंस्टा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।